अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार चीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जनाल अकेडमी। बड़े ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलएलबी करना चाहते हैं, एलएलबी में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन एलएलबी से पहले एक लैब टेस्ट है जो एचईसी ने बहुत ज़रूरी कर दिया है कि कोई भी बच्चा जो एलएलबी 5 ईयर्स में दाखिला लेना चाहता है वो सबसे पहले एचईसी की तरफ से जो लैब टेस्ट रखा गया है कि एलएलबी में एडमिशन लेने से पहले वो लैब टेस्ट आपने लाजमी पास करना है और उसमें से 50% मार्क्स अगर आप हासिल करेंगे तो फिर आप एलिजिबल हैं कि आप किसी भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के ज़रिए एलएलबी कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लें या किसी भी एफिलिएटेड लॉ कॉलेज में आप दाखिला लें। अब जो सबसे बड़ी परेशानी ये है बच्चों के लिए कि जी लैब टेस्ट हमसे पास नहीं होता, और अक्सर बच्चे जो सवाल करते हैं कि सर हमें ये बताएं कि लैब टेस्ट पास कैसे किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं जी मैंने 2 अटैम्प्ट्स लिए हैं, कई कहते हैं मैंने 3 अटैम्प्ट्स लिए हैं, कई कहते हैं मैंने 1 अटैम्प्ट लिया है लेकिन लैब टेस्ट पास नहीं हो रहा। तो ये स्पेशल जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है। अभी मेरा ख्याल है 12 तारीख को भी लैब टेस्ट है, या कभी भी अगर आप लैब टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, कभी भी आप लैब के लिए एचईसी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को गौर से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लैब टेस्ट क्लियर कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आप ये ज़हननशी कर लें कि लैब टेस्ट मुश्किल नहीं है। ये पास क्यों नहीं होता? ये पास अगर नहीं होता तो ये नहीं कि आपके ना पढ़ने की वजह से नहीं होता, बल्कि आपकी अपनी गलती है कि ये पास नहीं होता। आप इसकी बेसिक्स को समझ ही नहीं सके। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं सके कि लैब टेस्ट के लिए मैंने जब एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो मैंने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, या जो मेथड है लैब टेस्ट का उसको अंडरस्टैंड किए बगैर आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लैब टेस्ट आपने पास कैसे करना है, लैब टेस्ट का सिलेबस क्या है, इसके मार्क्स कितने होने चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मुख्तसर मैं आपको ये बता दूं मुख्तसर कि अगर आप पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी एफिलिएटेड लॉ कॉलेज से एलएलबी करना चाहते हैं, एलएलबी 5 ईयर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए जो सबसे पहले टेस्ट रखा गया है एचईसी की तरफ से, उसको लैब टेस्ट कहते हैं। ये लैब टेस्ट सिंपल अल्फाज में आप ये कह लें कि ये एक लॉ में एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए एक एडमिशन टेस्ट है, एक एंट्री टेस्ट नुमा एक टेस्ट है जो 100 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। इसके 2 पोर्शन होते हैं। 100 नंबर इसके टोटल होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं, एक को सब्जेक्टिव कहते हैं और एक को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब मैं सबसे पहले इसका आपको बताऊंगा कि ये सब्जेक्टिव में क्या आना है और ऑब्जेक्टिव में क्या आना है, और जो नंबरों की क्लासिफिकेशन की गई है, ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर हैं और सब्जेक्टिव में कितने नंबर हैं, पहले ये ज़रा गौर से सुन लें और ये बात गौर से सुनिएगा, समझिएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप उसके बाद इस टेस्ट को इजीली पास कर देंगे। सबसे पहले जी ये लैब टेस्ट के टोटल मार्क्स हैं 100। इसमें जो सब्जेक्टिव है वो है 25 मार्क्स का और जो ऑब्जेक्टिव है वो है 75 मार्क्स का, यानी कि इसके 2 पार्ट हैं इस पेपर के। 25 नंबर हैं सब्जेक्टिव के, 75 वो है ऑब्जेक्टिव के। अब सब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछा जाएगा, एक ये बात भी जहन में रखें, अगर आपने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, बेशक आपने बीएससी की हुई है या बीए किया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने ये टेस्ट भी देना होता है और एलएलबी में एडमिशन भी एफए बेस पे यानी कि इंटर बेस पे लेना है, उसके लिए आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, उसका वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप फर्ज करें सिंपल एफए हैं, एफएससी हैं, तो ये बात ज़हन-नशीं कर लें कि ये टेस्ट कोई बड़ा हाईफाई लेवल का नहीं होता। अगर ये आपको बड़ा मुश्किल लगता है तो उसमें आपकी अपनी गलती है, आपकी अपनी कमज़ोरी है, कि ये नहीं कि आप नालायक हैं। असल मसला ये है कि आप उसको एग्जामिनर की जो नेचर है, जिस तरीके का उसने आपको पेपर दिया, आप उसको समझ ही नहीं सके, या पेपर में या टेस्ट में जाने से पहले आपने इतनी जहमत की ही नहीं कि प्रॉपर इसकी नेचर को समझ के अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अब जो मैंने आपको 2 पोर्शन बताए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या है, सब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन, एक होगा ऐसे
जो है 15 नंबर का, और एक होगी पर्सनल स्टेटमेंट जो है 10 नंबर की। अब ऐसे जो है वो कोई आपको कोई CSS लेवल का या मास्टर्स लेवल का या कोई इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक नहीं दिया जाएगा कि भाई आपने उसके ऊपर ऐसे लिखना है। कोई भी छोटा मोटा टॉपिक होगा उसके उसके ऊपर मखसूस वर्डिंग में आपने ऐसे लिखना है। दूसरी ये बात है कि जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसको आपने कभी भी किसी भी टॉपिक को रट्टा लगा के नहीं जाना। ये बात जहन में रख लें कि किसी भी टॉपिक को अगर आप रट्टा लगा के जाएंगे ना, नो डाउट बड़े बड़े क्रैमर होते हैं, रट्टेबाज होते हैं कि वो जो रट्टा लगा के जाते हैं उनको याद भी रहता है और बाज़ का तुक्का लग भी जाता है। लेकिन मैं आम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो जॉब कर रहे हैं या जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने बिल्कुल जो भी 2 4 5 6 7 टॉपिक आपने तैयार करने हैं जो रनिंग में हैं, जो अक्सर लैब टेस्ट में आते हैं, उनको आप रीडिंग करें। रीडिंग इस अंदाज में करें कि उनको उसको समझने की कोशिश करें। और उसके बाद जब कोई भी टॉपिक आता है जो भी आप चूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने जिस टॉपिक की रीडिंग की है वो नहीं आया, कोई भी टॉपिक आया है, मतलब फ़र्ज़ करें आप वो आपसे कोई पूछ, हालांकि इस लेवल का पूछेगा नहीं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत लिखें या वो आपसे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कोई थोड़ा बहुत लिखें, या और वो वर्डिंग भी बताएगा कि इस मखसूस वर्डिंग के अंदर रहते हुए आपने ये टॉपिक चूज़ करके इसके ऊपर लिखना है, या किसी भी टॉपिक के ऊपर आपसे वो पूछ सकता है। तो आप कॉमन सेंस थोड़ी यूज़ करें। ऐसे स्टार्ट करना, ऐसे का एंड करना और ऐसे का जो मिड है, ये नेचर एक ही होती है। आप कोई भी ऐसे ले लेना या कोई भी आप मजमून लिखेंगे तो उसकी नेचर एक ही होती है। सबसे पहले उस नेचर को जब आप रीडिंग करते हैं उस नेचर को पिक करें। जब आप उसको पिक करेंगे कि ये भी एक किस्म की, ऐसे भी एक किस्म की स्टोरी है कि सबसे पहले आप शुरू करते हो, फिर उसके बाद उसके दरमियान में उसके कोई भी जो सोल्यूशन होती है या उसके नुकसानात होते हैं या जो बेहतरी होती है, कोई भी टॉपिक आप लेते हो, उसके बाद एंड करते हो कि उसके बारे में थोड़ी बहुत सजेशन देते हो। सजेशन यानी कि इसका हल क्या है, उसके मेरे मुताबिक इसकी सजेशंस क्या हैं, वो कोई 2 4 लाइनें, ये कोई बहुत लंबा ऐसे आपने नहीं लिखना होता 5 6 पेजेस का, ये मैक्सिमम 1 पेज का आपने ऐसे लिखना होता है, तो 2 से 3 पैरे छोटे छोटे लिखने होते हैं। तो वो अपने अल्फाज में आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 15 में से बड़े कम भी नंबर देगा ना तो 6 से 7 लाजमी दे देगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका आएगा सब्जेक्टिव में पर्सनल स्टेटमेंट। अब ज़रा 2 मिनट के लिए गौर करें कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है। पर्सनल स्टेटमेंट कि आपने अपने बारे में ही कुछ लिखना है, आपने अपने से रेलिवेंट ही कोई चीज़, कोई बोंगी मारनी है। मतलब अक्सर क्लास के अंदर आप जाते होंगे, फर्स्ट ईयर में ये बड़ा ट्रेंड होता है मैट्रिक में कि कोई भी टीचर आता है, जब आपकी पहली क्लास होती है तो वो कहता है जी अपने बारे में कोई इंट्रोड्यूस करवाओ, अपने बारे में कोई बताओ। आप अपना नाम बताते हैं, वल्दियत बताते हैं अगर आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक कहाँ से किया था, आपका स्कूल का नाम क्या है, आप कितने बहन भाई हैं, क्या है, आप क्या लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपके एम्स क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है। यानी कि इससे रेलिवेंट कितनी यार 8 10 12 15 आपने सेंटेंस लिखने होते हैं, छोटा सा पैरा लिखना होता है अपने ही बारे में। अब ज़रा गौर करें कि जो बच्चा अपने बारे में अपना नाम, वल्दियत और अपनी फैमिली के बारे में नहीं बता सकता, अपनी स्कूलिंग के बारे में नहीं बता सकता कि मैंने कहाँ से मैट्रिक किया, कहाँ से मैंने, मेरी कॉलेज लाइफ कैसी है, मतलब एक एक सेंटेंस आपने लिखना है। अगर आप अपने से रेलिवेंट 15 कैटेगरीज बनाएं, अपना नाम, वल्दियत, फैमिली, आपका एजुकेशन, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपके फ्यूचर प्लान, तो यकीन करें ये 14 15 16 जो सेंटेंस है वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये पर्सनल स्टेटमेंट है। ये 10 में से अगर आप इतना कर लें, गौर कर लें, आप छोड़ें कि आपने रटा नहीं लगाया, आपने बुक, बेशक कोई बुक ना लें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली 10 में से 5 से 6 नंबर ले सकते हैं। फर्ज करें आप आधे आधे भी नंबर लेते जाएं, आपके 25 में से हो गए 12। उसके बाद आ जाए जी आपका ऑब्जेक्टिव। जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो है 75 मार्क्स का, वो है 75 मार्क्स का। उसमें जो नंबर 1 है, नंबर 1 में आपसे पूछा जाएगा जनाबे वाली, अच्छा इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है जो सब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो दोनों टॉपिक ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखने हैं। ये नहीं कि एक उर्दू में लिख लें कि इंग्लिश में लिख लें।
अगर आपने उर्दू चूज़ किया है तो दोनों टॉपिक उर्दू में लिखने हैं, ये नहीं कि एक इंग्लिश में लिख लें एक उर्दू में लिख लें, यानी कि जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है दोनों टॉपिक उसी में लिखने हैं। ये मैं आपको सब्जेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है जी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका 75 मार्क्स का। 75 मार्क्स में आपका जो सबसे पहले आपसे इंग्लिश के बारे में 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव होता है कोई छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब देना है या कोई फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब ये जितना भी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह का होता है। इंग्लिश में ग्रामर के बारे में पूछा जाएगा, कोई इडियम एक दो पूछ लिया जाएगा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स दी गई होंगी उनको आपने करेक्ट करना है, 20 नंबर ऐसे होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज को बड़ा हाईफाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा कि आपसे कोई अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, आपसे कोई इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं, आपसे बड़े एक मखसूस दायराकार के अंदर रहते हुए कोई 20 MCQs पूछे जाएंगे। 20 MCQs, 20 नंबर ये होंगे, 20 नंबर इंग्लिश के MCQs के होंगे, टोटल हो गए 40। टोटल 75 का आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में 10 MCQs होंगे या जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद पाक स्टडी के 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद उर्दू के 10 होंगे। और उसके बाद मैथ, बेसिक मैथ ये होता है कि जो आपकी रोज़मर्रा रूटीन में होता है, जो आपने 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में मैथ पढ़ा हुआ उससे रेलिवेंट होगा। इसमें कोई बड़े आपको लंबे चौड़े कोई आपसे प्रपोजिशंस नहीं पूछी जाएंगी, ये आपसे बेसिक मैथ पूछा जाएगा। 5 नंबर का ये होगा। तो 20 नंबर आपके इंग्लिश के, 20 नंबर आपके जनरल नॉलेज के, 10 नंबर इस्लामियात के, 10 नंबर पाक स्टडीज़ के और 10 नंबर उर्दू के। उर्दू के भी आपसे कोई MCQs पूछ लिए जाएंगे, किसी शायर का नाम पूछ लिया जाएगा। मैथ, बेसिक मैथ के 5, ये कॉमन सेंस है। ये आमतौर पर आपको ये आप कहें ना कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ, तो ये तैयारी वाला कोई नहीं है। ये बेसिक मैथ होता है, एक थोड़ी सी एक प्रपोजिशन टाइप, छोटी सी माइनर टाइप इस तरह का पूछा जाएगा, या कोई प्लस माइनस या कोई इस तरह की आपसे कोई भी वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो पेपर सारा आपके समझ लें कि आपके माइंडसेट के ऊपर बेस कर रहा है कि आप जहनी तौर पर कितने तैयार हो के, मैं ये नहीं कह रहा कि कितना पढ़ के आप गए हो, जहनी तौर पर आप कितने तैयार हो के गए हो। लास्ट में आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मेरे पास दर्जनों स्टूडेंट्स आते हैं लैट के लिए। आपको पता है जो लाहौर के अंदर स्पेशली, बल्कि आप तो पूरे पाकिस्तान में कह रहे हैं कि लैट और गैट को लेकर यहाँ पे एकेडमीज़ हैं और वो लाखों रुपया कमाते हैं। अच्छा, मैं 10-12 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी रन कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अल्लाह का शुक्र है सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, लैट के लिए कोई बच्चा आए, बड़ा कोई इंसिस्ट करे तो उसको हम क्लासेस दे देते हैं, अदरवाइज मैं उसे कहता हूँ आप 15 मिनट मेरे पास आके बैठ, मैं तुझे बताता हूँ कैसे लैट करना है। अच्छा, इसके लिए बुक कोई भी ले लें, ये एक प्रैक्टिस है, ये नहीं कि उस बुक में से आएगा, ये एक प्रैक्टिस है बस समझने के लिए, पेपर की नेचर को, सिलेबस को, इसको समझने के लिए। बाकी उसमें कोई ये नहीं मैं कहूँगा कि वो फलां बुक ले लें तो उसी में से पेपर आएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें फ़र्ज़ करें मेरे पास 50 स्टूडेंट आए हैं तो 45 चले जाते हैं कि ठीक है सर ने समझा दिया, हम इसके मुताबिक तैयारी करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है कोई 90% पास भी हो जाते हैं। को 5-10 इस तरह के लीचर टाइप होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं हमें क्लासेस दें, वो फिर मजबूरन हमें क्लास देनी पड़ती है। तो ये सारे आपके दिमाग की गेम है कि आप जहनी तौर पर किसी चीज़ को करने के लिए कितने कमिटेड है। इसी तरह LLB के बाद गैट को लेकर मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैं गैट के कभी किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया, उसको मैं कहता हूँ बैठ जाओ मेरे दफ्तर में 15-20 मिनट, मैं कहता हूँ कौन सी बुक है, ये बुक इधर लेके मैं बताता हूँ कैसे करना है, और अल्लाह का शुक्र है बच्चे पास हो जाते हैं। आपके अंदर जितना डर पैदा किया जाएगा, जितना किसी चीज़ को लेकर खौफ पैदा किया जाएगा, आप यकीन करें उतना उस चीज़ के पीछे भागेंगे, उतना लोगों को अर्निंग करवाएंगे, उतना आप डर के अपनी जेब से पैसे निकालेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक ही मौक़िफ़ है और मेरा एक ही एम है कि कोई भी स्टूडेंट, मेरी फील्ड है LLB लॉ को लेकर, मैं कहता हूं कि एज अ स्टूडेंट भी आपके अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। जब आपके अंदर खौफ नहीं होगा तो आप चाहे LLB के एग्जाम्स हों, चाहे गैट टेस्ट हो, चाहे लैट टेस्ट हो, आप इजीली पास कर देंगे। अगर आपके अंदर खौफ होगा तो बात जहन में रखें, आप कोई भी टेस्ट, कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। अगर पास करेंगे भी तो जलील होकर पास करेंगे। तो अपने अंदर खौफ ख़त्म करें जहनी तौर पर। और इंसान के साथ वो होता है जो इंसान सोचता है। आपने जब अप्लाई कर दिया ना लैट टेस्ट के लिए, तो आपने पहले दिन ही ज़हन बना लेना कि मैंने इसमें से फेल नहीं हो रहा, इंशाल्लाह ताला मैं इसमें से पास होऊंगा।
ये टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, ईजी होकर तैयारी करें, रिलैक्स होकर तैयारी करें, पोर्शन वाइज एग्जामिनेशन हॉल में अपने पेपर को मद्देनजर रखें, पोर्शन वाइज टारगेट करें, पोर्शन वाइज इसको अटेम्प्ट करके उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप मार्क्स हासिल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से आप पास होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे एलएलबी के लेक्चर्स सिविल जजेस को लेकर, गैट को लेकर इंशाल्लाह ताला सारे हम डेली एक दो लेक्चर इसके ऊपर अपलोड करेंगे। हाँ, लैड के ऊपर मैं मज़ीद भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा कि इंग्लिश पोर्शन को कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर किस तरीके से आएगा, उर्दू पोर्शन को कैसे करना है, यानी कि पोर्शन वाइज भी मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला लेक्चर अपलोड करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल जजेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, एडिशनल सेशन जज के लिए इंटरेस्टेड हैं, एलएलबी के लिए, लैट के लिए, गैट के लिए, या ऐसे लोग जो किसी भी केस को लेकर परेशान हैं या किसी भी केस के बारे में मशवरा चाहते हैं और फ्री चाहते हैं और ऑनलाइन चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बना के आपको उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।